तो इस 32% केस स्टडी दे रखी है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा, पूरा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर मनोज मनोहर लाल टू कमेंस हिज बिजनेस। प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? बी ऑप्शन, कैश टू कैपिटल। जरूरत नहीं की स्टडी पढ़ने की। सेकंड क्वेश्चन, द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश विल बी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट। सर दो जगह रिकॉर्ड होना है, एक परचेज अकाउंट में और एक कमलेश अकाउंट में। क्वेश्चन में ऑप्शंस में परचेज अकाउंट नहीं है, इसलिए कमलेश अकाउंट, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, for the sale of goods on 4th of March, what amount will be recorded in cash account? सर गुड्स बेच रहे हैं और कैश अकाउंट में कितना लिखें, ऐसा पूछा हुआ है। मतलब कैश सेल्स की बात कर रखी है, कैश सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, वो कॉल कर लेंगे उनको। मतलब कैश सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो 4th मार्च ढूंढो जी क्वेश्चन के अंदर। 4th मार्च कहाँ है? क्वेश्चन के अंदर ढूंढिए 4th मार्च कहाँ है। 4th मार्च में लिखा हुआ है कि हमने गुड्स बेचे हैं, ऊपर से करीब 7th लाइन है ना। 4th मार्च में क्या लिखा हुआ है कि हमने गुड्स बेचे हैं 60,000 के, जिसमें से 75% उधार वाले हैं, मतलब 25% कैश वाले हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कैश वाले बताओ, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। उधार वाले पूछे होते तो बी ऑप्शन आंसर आ जाता। टोटल सेल पूछी होती तो ए ऑप्शन आंसर आ जाता। तो थर्ड क्वेश्चन के बराबर में स्पेस है, वहां पे नोट कर सकते हैं सर इसको आप। जो ऑप्शंस के बराबर में थर्ड क्वेश्चन में स्पेस है, वहां पर इसको नोट कर सकते हैं आप। Question number 4, the amount deposited by Hari directly in the bank will be recorded in dash account। इसका कौन आंसर बता पाएगा जी? देखिए टाइम लगाएं, जल्दी आंसर ना दें, जल्दी आंसर ना दें सर, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। कई बच्चे सर डी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, बैंक, उन्होंने देख लिया आंसर। एक दो बच्चे हरी आंसर दे रहे हैं, ए ऑप्शन। जनरल एंट्री लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। वहां पर जनरल एंट्री लिखें, फोर्थ क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शंस के बराबर में खाली स्पेस है, वहां एंट्री लिखें बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। और आंसर में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, वहां लिखें डी एंड ए। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, क्योंकि जब हम पैसा बैंक हरी से पैसा लेंगे, अगर हम सीधा अपना बैंक अकाउंट में, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हरी डेटर कम हो जाएगा, तो दोनों ही अकाउंट में लिखा जाएगा। बैंक भी सही है और हरी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी एंड ए दोनों सही है। बढ़ सकते हैं जी आगे। सेकंड केस स्टडी का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर हम। इन विच अकाउंट्स विल द चेक डिपॉजिट बाय गणेश रिकॉर्डेड। गणेश ने चेक डिपॉजिट करावा है जी हमारे बैंक में। जनरल एंट्री बताइए क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश। एंट्री लिख लीजिए, लिख लीजिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश। एंट्री लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है जी कौन से, अच्छा मुझे बताइए गणेश डेटर है कि क्रेडिटर है? सर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है तो पक्की बात है डेटर होगा। हमने इसको पास्ट में सामान बेचा होगा तभी आज हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, और हमारे अकाउंट में पैसा होना जमा करेगा क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम पैसे देते हैं, डेटर से हम पैसे लेते हैं। गणेश ने हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराया है, मतलब हमें पैसा दिया है, तो जरूर हमने इसको पास्ट में बेचा होगा उधार, तो गणेश डेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सर बैंक अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डेटर अकाउंट। दोनों सही हो गए क्योंकि गणेश डेटर है, इसलिए बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया जिसमें पूछा हुआ है कि डिस्काउंट वाला अमाउंट ढूंढ के बताओ सुरेश वाला। तो क्वेश्चन में ढूंढते हैं, काम करते हैं, जहां हमें सुरेश दिख जाए। मुझे सुरेश दिख रहा है जी 5वीं लाइन में,
केस स्टडी में देखें 5वीं लाइन में सुरेश दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि सुरेश ने पे किया चेक से, विया मतलब थ्रू चेक, 7700 रुपीस का चेक दिया है, फुल सेटलमेंट ऑफ 8000, 8000 देने थे, चेक दिया 7700 का, मतलब 300 रुपए का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल पढ़ा ही नहीं हमें, फिर भी ट्राई करते हैं डिस्काउंट निकालने की। क्वेश्चन की थर्ड लास्ट लाइन, केस स्टडी की थर्ड लास्ट लाइन देखें, वहां क्या लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो 10,000 रुपीस का, और डिस्काउंट का रेट कितना है 1%। तो बताइए 10,000 का 1% 100 रुपीस, 100 रुपए। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स विल बी। ड्राइंग्स का अमाउंट पूछा हुआ है जी। तो क्वेश्चन के पढ़ने से लास्ट की 3 लाइन है, पढ़े ध्यान से। ऑन 26th of May प्रोप्राइटर विथड्रू 10,000 फ्रॉम द बैंक, 10,000 बैंक से निकाले। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ही यूज्ड 8,000 फॉर ऑफिस यूज। तो बाकी के पर्सनल यूज, बाकी के पर्सनल यूज 2,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया जी। थर्ड केस स्टडी, पहला क्वेश्चन पढ़ा है सर इसका। व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन ऑन January 6। क्वेश्चन में एक बार केस स्टडी देखेंगे कि 4 डेट्स दे रखी हैं, तो चारों डेटों पे अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई है, कभी परचेज है कभी सेल है, अलग अलग अमाउंट की है, अलग अलग पर्सन की है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहले वाली डेट से पूछा हुआ है, January 6 से पूछा हुआ है। इसमें ये पूछा हुआ है कि बताइए बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से करें। तो पक्की बात है इस डेट में पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट चेक से कर रहे हैं, तो अमाउंट ढूंढ रहा है। January 6 पढ़ लीजिए ध्यान से, बोर्ड पे सॉल्व करके बताना है आपको। कौन बच्चा बताएगा? January 6 बोर्ड पे सॉल्व करके बतानी है आपको। चार्ट पूरा चाहिए मेरे को कि इतने का परचेज करी, ये डिस्काउंट बना, तो ये उधार, ये पेमेंट रह गई, ये कैश डिस्काउंट वगैरह वगैरह। चार्ट बना करके एक बार ट्राई करें। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, बहुत बार इसका सोच चुका, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आप चाहें तो पहले कॉपी पे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद बोर्ड पे ट्राई करें, या आपकी इच्छा। 24 तारीख को ध्यान रखें, टेस्ट है, तैयारी करते रहें फुल कोर्स की। चैप्टर टेस्ट खत्म होते जाएंगे, इसमें से मैं टेस्ट डालता रहूंगा, टेस्ट को पूरी सीरियसली दें। आपके नोट्स के पहले पेज पर YouTube चैनल का नाम लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जी कुछ दिन के लिए एटलीस्ट। किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऐप में क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है, जो लास्ट क्लास दी थी मैंने वो भी अपलोड नहीं हो पाई होगी, कुछ ऐप में दिक्कत वगैरह आ रही है। इतने टाइम के लिए मैं YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और उसका मैं कुछ लिंक का चक्कर नहीं रखूंगा, मतलब शो टू पब्लिक रखूंगा, कोई भी इसको देख सकता है। तो सब्सक्राइब कर लें आप, जैसी क्लास अपलोड करूँगा आपको देखिए, कुछ 11th वाली में 12th वाली भी दिखेंगी आपको, तो 12th वाली इग्नोर कर दें, 11th वाली देखो, समय मैंने मेंशन कर रखा है। चैनल का नाम आपके बुक में है फ्रंट पेज पे। सी ऑप्शन अब तो पेन यूज ही नहीं कर रहे, सॉल्व कैसे कर रहे हो सर? बोर्ड पे कीजिए। माइनस का क्या होता है? वेरी कौन आ रहा है बोर्ड पे, फटाफट आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल। गुड्स परचेज कर रहे हैं सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50,000 रुपए के और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। परचेज और सेल के सामने जो अमाउंट आता है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला आता है। परचेज और सेल के सामने जो डिस्काउंट, जो अमाउंट आता है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला आता है। तो 50,000 के गुड्स हैं,
5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से, तो गुड्स बने 45,000 के, परचेजेस अकाउंट के सामने 45,000। उसके बाद जिससे हमने गुड्स खरीदे उसका नाम, इसके नाम के आगे कौन सा अमाउंट आएगा, जितना हमने उधार में खरीदा है, नाम के आगे वही आता है जो उधार खरीदा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 60% पेमेंट दे दी, मतलब 40% पेमेंट नहीं दी, उधार में 40% है, तो 45,000 का 40% लिख दो मल्टीप्लाई। सही है ऑप्शन का हाँ जी, ये एंट्री का एंट्री है, एंट्री का लिख दिया एंट्री में आप पेमेंट नहीं लिखोगे, हाँ ये होगा यहाँ पे साइड में निकाल दे दूंगा 45,000 का 40% इतना अमाउंट आएगा इस पर्सन के नाम के सामने, 18,000 18,000। इसी एंट्री में कर दो इसको, है ना, मतलब 18,000 और बाकी टू कैश अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जितनी पेमेंट नहीं थी नाम के आगे, जितनी पेमेंट थी बैंक के सामने, और जितना डिस्काउंट मिल गया वो डिस्काउंट नाम की इनकम हो गई, रेवेन्यू इंक्रीज। डिस्काउंट का कैलकुलेशन बताएं जी मेरे को। ये जो कैलकुलेशन है ये वाली, ये तो इसके लिए 18,000 वाली कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है 60% पैसे दे दिए, दैट मींस 40% नहीं दिए, इसलिए नाम के आगे हमने 40% सॉल्व करके निकाला। सर 45,000 की पेमेंट करनी थी, इसमें से 18,000 के गुड्स हम उधार में लेकर के आए हैं, तो मतलब हमने बैलेंस 27,000 रुपए देने हैं, उसका 4% 108 सही गुड। इसकी कैलकुलेशन 50,000 माइनस 5,000 या 45 की कैलकुलेशन 45,000 रुपीज देने थे। क्वेश्चन में लिखा 60% पैसे दिए हैं, मतलब 40% पैसे नहीं दिए। यहां से देखिए जी, गुड्स 50,000 के, 5,000 रुपए डिस्काउंट, तो गुड्स बने 45 के। अब इसका 60% हम पे कर रहे हैं, 40% पे नहीं कर रहे हैं, तो ये उधार वाला हो गया, क्रेडिट वाला हो गया, और ये कैश वाला हो गया, ये आ गया सर 27,000। अब डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्यों मिलता है हमें, क्योंकि हम अर्ली पेमेंट करते हैं, हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट हमें कैश डिस्काउंट इस पर नहीं मिलेगा, सिर्फ इस पर मिलेगा। डिस्काउंट का अमाउंट 4% है सर, तो कैश डिस्काउंट 4% 1080 आ रहा है। एक्चुअल पेमेंट जो हमने करी वो करी 25,920 पेमेंट एक्चुअल में ही करी, तो बैंक के सामने 25,920, डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने 1080। क्वेश्चन में कौन सा अमाउंट पूछा था, बैंक वाला, इसलिए ये वाला आंसर आ गया सर 25,920। डिस्काउंट वाला पूछा होता तो 1020, नाम वाला पूछा होता 18,000, परचेज में पूछा होता 45,000। ठीक है जी, तो जो भी अमाउंट पूछा होगा उस अकॉर्डिंग हमें टिक करना है। अमाउंट सारे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लें इसको पूरा, कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर अगले पेज पर खाली स्पेस है काफी सारा, यहाँ भी नोट कर सकते हैं। इसे नोट कर लिया हो, क्वेश्चन 2 ट्राई करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें। इसे नोट नहीं करना है, जल्दी करें। डन जी,
पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू अमित्स अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 15। पढ़ लेते हैं जनवरी 15। खरीदे हैं गुड्स अमित से 2 लाख रुपए के, सर गुड्स हैं 2 लाख। आगे लिखता है 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में पहले कैश डिस्काउंट दिया तो पहले क्या माइनस करेंगे, कैश या ट्रेड? ट्रेड ही माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो बार्गेनिंग पावर से आता है, हमारे ज्यादा क्वांटिटी लेने की वजह से आता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, उसके बाद जब पेमेंट का इशू, जब बिल की टाइम होती है तब चर्चा उठती है सर कि आप पेमेंट हैंड टू हैंड करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट। उधार करेंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ट्रेड तो है। इसलिए हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करना है, भले क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कैश डिस्काउंट पहले लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट सर 20% है, 40,000। तो गुड्स बेसिकली हमने जो खरीदे हैं वो खरीदे हैं 1,60,000, 1,60,000। आगे क्वेश्चन कहता है कि 3/4 पेमेंट हमने कर दी, 3/4 पेड, 1/4 अनपेड। तो उसका 1/4 कितना आया सर, 40,000। जो अमाउंट अनपेड होता है वही नाम के आगे आता है, Yes. आगे आंसर 40,000। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन सा अमाउंट आएगा अमित के सामने। ऑप्शन नंबर डी में 38 कट करके 40 कर लें, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर। कैश डिस्काउंट भी था, कैश डिस्काउंट मैंने ऑप्शन नंबर डी में 38,000 को कट करके 40,000 लिख लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 38,000 को कट करके लिख लीजिए 40,000, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन में आंसर तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं इसको पूरा एक बार। क्वेश्चन में लिखा है सर 5% कैश डिस्काउंट दिए, पेमेंट हम जो कर रहे हैं वो 1,20,000 रुपए की कर रहे हैं, है ना। तो जो कैश डिस्काउंट है कितना परसेंट था, 5%, 6,000 रुपए। एक्चुअल पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,14,000 की। एंट्री की बात करें सर हम, बताइए परचेज के सामने कितना अमाउंट लिखूं, 1,60,000। परचेज या सेल के सामने अमाउंट आता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला। अमित के सामने कितना अमाउंट लिखना है जी, 40,000। जो पैसे हमने नहीं दिए उधार। डिस्काउंट के सामने कितना है जी, 6,000। और पेमेंट हमने बैंक तो नहीं लिखा हुआ, 1,14,000। हाँ कैश लिखा हुआ है, कैश 1,14,000। जितना पेमेंट कैश से करी है हमने 1,14,000। अब पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, सिर्फ एक ही चीज पूछी हुई है कि अमित के सामने कितना अमाउंट आएगा, तो आंसर है 40,000, 40,000। नोट कर लें सर, ये चार्ट भी, ये कैलकुलेशन भी, ये एंट्री भी नोट जिसने कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट थोड़ा फेवरेट हो जाता है एग्जामिनर का, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है इसमें से, क्योंकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर ट्रेड और कैश में। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। जनरल एंट्रीज के अंदर जो क्लास ट्रेड डिस्काउंट वाली है उसको अच्छे से देखें दोबारा। जिसका एग्जाम 24 से पहले है स्कूल में, वो मुझे पहले आकर के टेस्ट दे सकता है। कुछ बच्चे डिस्कस कर चुके हैं, वो कल टेस्ट देने आ रहे हैं। थर्टी फर्स्ट को मैंने इकोनॉमिक्स का टेस्ट रखा हुआ है, आप में से जो देना आना चाहें देने आ सकते हैं। सेम टाइम 12 से 3 संडे इकोनॉमिक्स। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएंगे।
व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बताइए परचेज और सेल में जो अमाउंट आता है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला आता है। पढ़े जनवरी 18 में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स और 50,000 रुपए के 20% ट्रेड डिस्काउंट, आगे 40,000 आंसर, पहले वाला ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेल के सामने कितना अमाउंट आएगा, परचेज या सेल के सामने जो अमाउंट आता है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला आता है। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स 50,000 रुपए के हैं, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो गुड्स बचे 40,000। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. क्वेश्चन 4 पर आ गए जी हम। इनमें से कौन सी आइटम जर्नल एंट्री में नहीं आती? ट्रेड डिस्काउंट से कैलकुलेशन में आता है, एंट्री में नहीं। जो पढ़ा रहा हूं आपको नोट नहीं करना है, ये आउट ऑफ कोर्स है, ओल्ड कोर्स है इनफैक्ट। तीन साल पहले तो सर कैश बुक ऐसी होती थी, 3 कॉलम वाली भी होती थी। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम, डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट कॉलम, और ट्रिपल कॉलम में कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम। बेसिकली क्या होता है, जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो पेमेंट भी होती है। ये डिस्काउंट और पेमेंट 90% केसेस में पैरेलल चलते हैं। सपोज मैंने गुड्स बेचे उधार किसी को 2 लाख रुपए के, अब वो मेरे पास आता है पेमेंट के लिए, तो कहता सर आपने महंगे गुड्स लगाए हैं, किसी और से ले लूंगा, और आप जल्दी पेमेंट मांग रहे हो, कुछ डिस्काउंट तो दो, तो हम डिस्काउंट कर देते हैं ऐसे केस में। तो पैसे लेते हैं हम डिस्काउंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे पास आता है कि जब आपने रेट महंगे लगाए हैं डिस्काउंट कर दो, हमने कहा ठीक है जी 5 कम दे देना, कह देना ठीक है नोट कर लो डिस्काउंट, मैं बाद में पैसे दे जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो डिस्काउंट की बात करने के लिए जा रहा है स्पेशल। इन जनरल जब भी पेमेंट होती है तभी डिस्काउंट होता है। तो इसलिए हमने कैश बुक के अंदर ही कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनता था कि डिस्काउंट जो मिला वो डिस्काउंट के सामने, कैश बाकी कैश के सामने, मिलाया डिस्काउंट दिया, दोनों केस। लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं, डिस्काउंट कॉलम जो है वो नॉन कैश नेचर का है, उसे कैश बुक के अंदर नहीं लिखना चाहिए। और जो कैशियर होता है उसे अगेन कैश से मतलब है सर, उससे गलतियां होने लग गई, कभी डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया गलत, कभी कैश कॉलम में गलत लिख दिया, तो इसलिए ये वाला काम ट्रांसफर कर दिया कैशियर से जर्नल प्रॉपर वाले के पास। अब कैशियर वाले को बोला हुआ सिंपल, आप सिर्फ कैश रिकॉर्ड करो, डिस्काउंट को भूल जाओ। तो अब ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लोग रिकॉर्ड करते हैं मिलकर। मतलब मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए 10,000, उसमें 500 रुपये का डिस्काउंट है, तो एक्चुअल पेमेंट मैंने करी है 9,500, तो 9,500 की रिकॉर्डिंग करेगा कैश बुक वाला और 500 रुपये की रिकॉर्डिंग करेगा जर्नल प्रॉपर वाला। अब ऐसा होता है, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही टाइप की कैश बुक है, एक सिंगल कॉलम और एक डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम है और डबल कॉलम में कैश और बैंक कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम आपने पढ़ना है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा अलग सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे कोर्स के अंदर है ही नहीं, तो सी आंसर है। आंसर ठीक कर लेंगे, इसमें आंसर डी दे रखा है, इसमें आंसर डी दे रखा है क्योंकि इसको सी कर लीजिए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ही। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ जी जो अलग सा हो बताओ, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। ए बी सी 3 ऑप्शन में पैसा मिल रहा है और डी ऑप्शन में पैसा जा रहा है। डी ऑप्शन पहली 3 जो है वो रिसीट है और चौथी पेमेंट है। तो आप लिख सकते हैं हैंड टू हैंड, अगर रीजन में ध्यान ना रहे कि पता नहीं डी आंसर कैसे था। ए बी सी को अंडरलाइन करके वहां पे लिख दिया रिसीट, इनमें पैसे मिल रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी क्या लिख दिया पेमेंट, इसमें पैसा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। क्या होती है पेटी कैश बुक? हेड कैशियर मेन कैशियर के पास काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो एक दूसरा कैशियर रखने की रिक्वेस्ट करता है, तो छोटे मोटे खर्चे लिख लेगा। पेटी मींस छोटा, तो छोटा कैशियर छोटे मोटे खर्चे की लिखावट रिटर्न उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो कैशियर रखा जाता है उसे पेटी कैशियर कहते हैं। उसके फायदे बताने हैं। पहला फायदा इसका सर मेन कैशियर का टाइम बचाता है, इसलिए रखा जाता है उसको।
सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पेटी एक्सपेंसेस। डाउट आया था एक स्टूडेंट का कि सर एक्सपेंस में कंट्रोल कैसे हो जाएगा लिखने से। तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि डैडी को मतलब कहते होंगे कि मतलब महीने के एंड में पता नहीं कहाँ चली जाती है सैलरी, समझ में नहीं आता मेरे को, सैलरी अच्छी खासी है, खर्चे कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे, फिर भी एंड के महीने में पैसे नहीं बचता। तो उसका सोल्यूशन सिर्फ इकलौता यही है कि आप एक एक रुपया रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। आप अगर 10 रुपये की भी कोई परचेजिंग करके ला रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, रजिस्टर में लिखो, कहीं से पैसे आ रहे हैं उसको रजिस्टर में लिखो। 2 से 3 महीने आप ऐसा करो, आपको खुद पता लग जाएगा। कुछ ऐसी जगह आपको पता लगे कि अच्छा यहाँ वाला भी खर्चा होता है तो हमने ध्यान नहीं दिया। ये वाला खर्चा केवल लगता है कि छोटा अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल बाहर खा लिया 50-100 रुपये का, कभी कभार तो सकता छोटा अमाउंट है, लेकिन 2-3 महीने के बाद आप देखोगे कि सपोज 4000 का खर्चा इसी चीज़ में हो गया 2 महीने का, तो बड़ा अमाउंट हो गया। तो खर्चे लिखने से कंट्रोल में रहते हैं, तो ये फायदा है पेटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का। तीसरा, पोस्टिंग फ्रॉम द पेटी कैश बुक इज मेड एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड सेव्स टाइम बाय सिंपली पोस्टिंग। क्या मतलब है सर, जब पेटी कैश बुक बनाते हैं ना तो उसमें हर खर्चे का अलग कॉलम बनाते हैं। मान लीजिए हमने कॉलम बनाया हुआ है कुरियर चार्जेस का या स्टेशनरी का, तो 50 रुपये, कभी ये 20 रुपये हो गया, कभी 18 रुपये हो गया, कभी 200 रुपये हो गया, ऐसे खर्चा लिखते रहते हैं। जब पीरियड कंप्लीट हो गया, तो मंथ कंप्लीट हो गया, टोटल 219 या टोटल 518, सीधा टोटल लिख देते हैं हम कुरियर चार्जेस के अकाउंट में, टोटल लिख देते हैं सीधा स्टेशनरी के अकाउंट में, मतलब इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं, टोटल लिख देते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। ये पॉइंट कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इंडिविजुअली हम पोस्टिंग नहीं करते लेजर्स के अंदर, एक पीरियड के बाद टोटल पोस्ट कर देते हैं। अब वो पीरियड कितने टाइम का हो ये अकाउंटेंट पर डिपेंड है, वीकली या मंथली। तो सारी की सारी तारीफें सर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया इसमें। इंप्रेस्ड सिस्टम बताइए क्या होता है ये इंप्रेस्ड सिस्टम? जो अमाउंट पेटी कैशियर को दिया जाता है। और बताइए, सही कह रहे हो आप। सर जैसे 5000 रुपये है और अगर 3500 खर्च हो गए इस हफ्ते में, हर हफ्ते जो पेटी कैशियर है उसको 5000 रुपीज़ मिलते हैं खर्च करने के लिए, और अगर 3500 खर्च हो गए 1500 बचे, तो फिर जो अकाउंटेंट है वो उसे 3500 ही देगा जो कैशियर है। सही एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। और कोई? सर जैसे छोटे कैशियर को 5000 रुपये अगर एक हफ्ता मिल रहा है, उसका 1 वीक से पहले खत्म हो गए, उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उसको वो सर जो रीइंबर्समेंट कर देते हैं उसको। सही है, एक्सप्लेनेशन सब सही दे रहे हैं। देखिए इंप्रेस सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि इस अमाउंट के अंदर इस पेटी कैशियर का हफ्ता या 2 हफ्ते या महीना चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मंथ की बात करते हैं कि सर पूरे महीने में सपोज छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो 15,000 रुपये हो जाते हैं, तो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 15,000 रुपये दे दिए और उसे बोला भी सारे खर्चे तुम इस 15,000 रुपये से करना है। ऐसा घर में भी होता है, कई बार जैसे डैडी को सैलरी मिलती है तो अपने अकाउंट में रखते हैं, और आपकी मम्मी को जो है हर हफ्ते की शुरुआत में सपोज संडे को उन्होंने 10,000 रुपये निकाल करके आपकी मम्मी को दे दिए कि एक हफ्ता तुम्हें खर्चा लाना है, इसके अंदर कुछ भी सामान लाना हो, राशन वगैरह कुछ भी, वो 10,000 रुपये में चलाएंगे। फिर वीक के बाद वो बता देंगे कि भाई इसमें 6,000 रुपये खर्च हो गए मेरे, ये सामान लाई थी। फिर डैडी क्या करेंगे 6,000 रुपये उनको और दे देंगे ताकि वापस से वही ओरिजिनल अमाउंट उनके पास बन जाए और उससे वो नेक्स्ट वीक निकाल सकें। तो ये वीकली कर सकते हैं, 2 वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। एक अमाउंट फिक्स कर लेना और जितना खर्चा हुआ है, जैसे इन्होंने बोला रिम्बर्स करना। रिम्बर्स का मतलब जो अमाउंट एक्सपेंस हो गया उसका कॉम्पेंसेशन करना, दिस इज रिम्बर्समेंट है। तो रिम्बर्स किया जाता है वही अमाउंट, फिक्स अमाउंट, उसे इंप्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। ये पेटी कैश बुक के अंदर सिस्टम मेंटेन किया जाता है। तो पेटी क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा हुआ, क्वेश्चन 4 में कि पेटी कैश बुक में जो इंप्रेस सिस्टम है उसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है बतानी है हमको। पहला लिखा हुआ है फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है पेटी कैशियर को, सही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 कहता है जो अमाउंट दिया जाता है उसे इंप्रेस्ड अमाउंट कहते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा हुआ है जो अमाउंट डिटरमाइन होता है कि कितना पैसा दिया जाए ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कि जो पीरियड है वो हमेशा 1 मंथ का ही रहेगा, फिक्स है, वो गलत है। वीकली भी हो सकता है, 2 वीकली भी हो सकता है, 2 मंथली भी हो सकता है। तो सिर्फ 4th वाला गलत है, 1 2 3 सही है। कौन सा ऑप्शन टिक करने का मन? बी ऑप्शन। हाँ जी। तो जैसे अगर हम पेटी कैशियर नहीं रखते तो हमें सिर्फ 4-5 हज़ार का लॉस होता है, लेकिन उससे ज्यादा तो पेटी कैशियर की सैलरी होती है। हाँ, ये डिस्कस किया था मैंने पढ़ाते टाइम वाला पॉइंट, ये डिस्कस किया था पढ़ाते वाला पॉइंट कि सर पेटी कैशियर को रखते टाइम अब वो क्या कर रहा है, वो छोटे मोटे खर्चे की रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस काम के लिए रखा हुआ, लेकिन उसकी सैलरी ज्यादा होगी। अब प्रैक्टिकली पता है क्या है, अभी आपको एग्जांपल दिया था छोटा 4-5 हज़ार,
प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर छोटे मोटे खर्चे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं पेटी कैशियर रखा जाता है। तो रियलिटी में मान लो उसकी सैलरी सपोज 10,000 रुपये है, तो कम से कम वो 1-2 लाख रुपए के खर्चे की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो अमाउंट छोटा एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए हम। ऑब्वियसली प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को बोलेगा भाई तू ये काम रिकॉर्डिंग कर, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर शाम को, लेकिन तुम्हें रिकॉर्डिंग करना, अलग से अकाउंटेंट नहीं रखना पेटी कैशियर के नाम। पेटी कैशियर तभी रखा जाएगा जब पेटी एक्सपेंसेस ही बहुत ह्यूज है। देख सिंपल सी बात सोचो ना कि एक बिजनेसमैन एक एम्प्लॉय तभी रखेगा जब उसके पास इतना काम आ जाए कि उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज नहीं कर पा रहे, और जो नया एम्प्लॉय आएगा वो फुल टाइम बिजी रहेगा। कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा एम्प्लॉय नहीं रखेगा कि एम्प्लॉय रख लिया और पूरे दिन में 2-4 घंटे वो बस रिकॉर्डिंग करता है, बाकी टाइम खाली बैठा रहता है। तो ऐसे काम में एम्प्लॉयर नहीं रखेगा नए अकाउंटेंट को, वो पुराने अकाउंटेंट से ही काम करवाएगा। जब इतना काम आ जाएगा पुराने अकाउंटेंट कर ही नहीं पा रहे और उसको लग रहा है कि मैं नया अकाउंटेंट रखूंगा, तो वो फुल टाइम बिजी रहेगा, तभी अकाउंटेंट रखा जाता है। अब सोचो पेटी कैशियर अगर इतना बिजी है, सुबह से शाम तक वो रिकॉर्डिंग करे जा रहा है, इसका मतलब अच्छे खासे अमाउंट हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकली शायद 5-10 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, 8 क्वेश्चन पर आ गए सर। इन विच सब्सिडरी, सब्सिडरी का मीनिंग होता है सर हेल्पिंग, जो जर्नल वाले की हेल्प कर रही है, ऐसी बुक सब्सिडरी बुक कहलाती है। परचेज बुक, सेल बुक वगैरह वगैरह। ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, पैसा आए और पैसा जाए, कहां लिखते हैं इनमें से? कैश बुक में लिखते हैं सर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 लेफ्ट साइड अंडरलाइन करें, लेफ्ट साइड, और वहां पर क्या लिखें? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट डेबिट अब देखिए आपके सामने कैश बुक बन रही है, अब बताइए लेफ्ट में कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। डेबिट ये लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड और ये राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। तो अंडरलाइन कर लें लेफ्ट साइड, इसको अंडरलाइन कर लिख लें डेबिट साइड। किसी भी लेजर के अंदर लेफ्ट साइड बोलो या डेबिट साइड बोलो, एक ही बात। तो बताइए जो डेबिट साइड में क्या चीज आती है? इनकम आती है कि पैसा मिलना वो आता है? पैसा मिलना वो आता है सर, बी ऑप्शन। 7th में सर राइट साइड की बात कर रखी है, राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। पिक द ऑड वन आउट, लेजर, परचेज बुक, सेल बुक, परचेटन बुक। तो सर लास्ट के 3 ऑप्शन जो हैं वो सब्सिडरी बुक्स हैं, और ऑप्शन जो ए है वो लेजर है, अलग है, सब्सिडरी बुक्स नहीं है वो, इसलिए ए ऑप्शन अलग है, वो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 रिटर्न इनवर्ड, दूसरा नाम बताओ उसका। देखिए सेल्स रिटर्न, सारे नालायक हैं भूल गए। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए के आगे सेल्स रिटर्न बुक, ध्यान रहे रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न बुक। ऑप्शन बी में अंडरलाइन कर रिटर्न आउटवर्ड, वहां लिखे परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न आउटवर्ड बोलो या परचेज रिटर्न बोलो, एक ही बात, एक ही चीज के 2 नाम। तो एबीसी जो पहले 3 है यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है ओरिजिनली, और ऑप्शन डी में पोस्टिंग की जाती है, ये लेजर है, इसलिए डी ऑप्शन हो गया, जो अलग है वो लेजर है। ऑप्शन एबीसी ओरिजिनल एंट्री वाली जगह है। 10th में ये पूछा हुआ है कि सब्सिडरी बुक क्यों मेंटेन करते हैं, हेल्पिंग बुक्स क्यों मेंटेन करते हैं, इसका पर्पस क्या है? पहला कि सर ये रिकॉर्डिंग करने का टाइम बचाता है, अलग अलग लोग रख लेंगे हर काम करने के लिए, तो टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड हो जाएगा, सही है। सेकंड वाला काम बढ़ जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, कि भैया कैश वाला कैश बुक करेगा, परचेज वाला परचेज बुक करेगा, इससे किसी काम बढ़ जाता है, तो एक फायदा है इस काम के लिए। थर्ड पॉइंट, हर एक अकाउंटेंट अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कि परचेज बुक वाले की जिम्मेदारी है सारी परचेज की गलती नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, अकाउंटेबल मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये भी सही है सर, 3 ऑप्शन सही, 1 2 3 सी ऑप्शन आंसर आ गया। थर्ड 11th क्वेश्चन सेम है सर, सब्सिडरी बुक मेंटेन क्यों करते हैं हम? पहला ऑप्शन, उसके बारे में कुछ बातें लिखी है। पहला, ऑल क्रेडिट परचेजेस आर मेंटेन्ड इन परचेज बुक, सही लिखा है सर, उधार वाले परचेज बुक में आते हैं, सही लिखा हुआ है। सेकंड, ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, गलत लिखा है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक में क्यों लिखेंगे, सेल्स बुक में तो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न बुक की जगह सेल्स बुक लिखा होता तो ऑप्शन सही होता। थर्ड सेकंड वाला गलत हो गया।
थर्ड, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सही लिखा है? तो फर्स्ट और थर्ड दो सही है जी, ए ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर आ गया। 12th पे आगे जरा, विच टाइप ऑफ सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक? दो कंडीशन है सर, उधार होना चाहिए और गुड्स होने चाहिए। गुड्स के अलावा कुछ और बेचा है तो सेल बुक में नहीं आएगा। हम सेल या परचेज ये टर्म सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट सेल होनी चाहिए और गुड्स की होनी चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, मशीनरी बेची है मनीष को, जर्नल एंट्री लिख लीजिए सभी ऑप्शंस के बराबर में। बोले नहीं, लिखने को बोला, खुद लिखो, मेरा वेट क्यों कर रहे हो बोलने का? गलत, 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 सही, छुपा लो, सही, छुपा लो, सही है, सही, नहीं दिख रहा, गलत, सही, गलत, सही, गलत, 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 सर सही। कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। नाले को कहां लिखा है पैसा मिल गया? कहां लिखा है पैसा मिल गया? और ये तो छोड़ो, चलो मान लिया उधार मान लिया, मशीनरी डेबिट टू मशीन लिख रहे हैं नालायक मैक्सिमम बच्चे। मशीन खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? कोई खरीद रहे हो आप लोग तो? ये मैक्सिमम बच्चों का आंसर था, मैक्सिमम। मशीनरी टू मनीष, जब एसेट बेचते हैं तो एसेट कम होती है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। मनीष को हमने उधार में मशीनरी बेची है, डेटर बन गया, डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट। मनीष डेबिट टू मशीनरी, ये आंसर आएगा। मनीष डेबिट टू मशीनरी, मनीष डेटर बन गया, डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, और मशीन नाम की एसेट कम हो गई टू मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये कहां रिकॉर्ड करें। फिर ऑप्शन ए में तब आता जब कैश में बेची होती, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में तब आता जब गुड्स बेचे होते, गुड्स नहीं बेचे इसलिए सी में नहीं आया, बचा हुआ बी ऑप्शन। तो बची हुई ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है जर्नल प्रॉपर। 14th पर आ गया सर, परचेज रिटर्न बुक का टोटल पूरे पीरियड के बाद महीना या क्वार्टर कहां पोस्ट किया जाएगा सर? जो जर्नल है उसी के लेजर में, परचेज रिटर्न अकाउंट में, जिसका जर्नल है उसी के लेजर में। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मींस सर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, टोटल करा इसका मान लीजिए 50,000 आया, टोटल करा इसका मान लीजिए 30,000 आया, तो बैलेंस बचा 20,000। बैलेंसिंग करना इसे कहते हैं सर, डेबिट और क्रेडिट के टोटल का जो डिफरेंस करना वो बैलेंस करना होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। असर्शंस पर आ गए जी हम। क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है। प्रिंसिपल बुक इसलिए बोल रहे हैं सर, कैश बुक इज इटसेल्फ अ लेजर, कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। और सब्सिडरी बुक क्योंकि वो हेल्प कर रही है जर्नल वाले की, सब्सिडरी मतलब हेल्पिंग बुक, सही है। रीजन में लिखा हुआ है कैश बुक रिकॉर्ड करता है कैश ट्रांजैक्शन, ऑल्सो रिप्रेजेंट कैश अकाउंट, कैश बुक भी उसके अंदर है, कैश अकाउंट भी उसके अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया सर। सेकंड क्वेश्चन, पेटी कैश बुक सेव करती है मेन कैशियर का टाइम, सही लिखा है? यस सर। पेटी कैश बुक हेल्प करती है पेटी एक्सपेंस को कंट्रोल करने में, सही लिखा है? दोनों बातें सही लिखी हैं लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आएगा एक ही वजह। थर्ड, कैश बुक प्रिवेंट्स द साइज ऑफ द लेजर टू बी वॉल्यूमनस, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाए,
कैश बुक प्रेजेंट करती है साइज ऑफ द लेजर टू बी मोर वॉल्यूमिनस, मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन उसके अंदर आ सकती है, मतलब फॉर्मेट ऐसा बनाया हुआ है। सही लिखा। कैश बुक सर्व्स एज बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट। तो सर हमारे कैश बुक बनाने की वजह से हमारा कैश अकाउंट का लेजर बच जाता है। जैसे देखो जब सेल बुक बनाते हैं तो उसके अंदर सेल्स लिखते हैं सारे की सारी उधार वाली, लेकिन हमें फिर भी सेल्स अकाउंट बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सेल बुक बना रहे हैं तो सेल्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल बुक के अंदर सिर्फ उधार वाली सेल आ रही है और हमें तो टोटल सेल जाननी होती है, इसलिए सेल्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो काम बचाया नहीं हमारा सेल बुक वाले ने। लेकिन कैश बुक के साथ अगर हम कैश अकाउंट बनाएं तो फोटोस्टैट ही हो जाएगी उसकी, कोई ऐसी चीज बची नहीं जो कैश की हो और कैश बुक में ना आ रही हो, कैश अकाउंट में आए, इसलिए कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तो बहुत लेजर कम हो जाते हैं, प्रिवेंट्स लेजर साइज ऑफ लेजर, तो लेजर कम हो जाते हैं, इसकी वजह से ये हेल्प कर रहा है उसकी। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए सर। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक अनेबल्स टू कंट्रोल पेटी कैश। सही लिखा है जी बात। रीजन द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ये भी सही लिखा हुआ, लेकिन दो अलग अलग बातें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। कैश बुक में उधार वाली सेल भी आती है। सही लिखा गलत लिखा है? गलत लिखा है सर, और असर्शन फॉल्स हो जाए तो डी ऑप्शन आंसर है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अभी। सिक्स क्वेश्चन। परचेज बुक में सारी परचेज आती है उधार वाली स्टॉक की। सही लिखा है? सही लिखा, उधार वाली आती है, गुड्स की आती है। रीजन स्टॉक आर गुड्स बॉट फॉर रीसेल so does not include fixed asset। स्टॉक उसी को कहते हैं जो हमने खरीदने दोबारा बेचने के लिए खरीदा हुआ। फिक्स्ड एसेट इसके अंदर नहीं आती, वो मशीन बिल्डिंग वो आइटम होती है जो हमने यूज करने के लिए खरीदा है। तो ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 7 पर आ गए सर। सेल बुक में उधार और कैश दोनों सेल आती है। गलत लिखा है सर, डी ऑप्शन आंसर हो गया। असर्शन फॉल्स हो, ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। 8 गुड्स रिटर्न्ड आर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न बुक एज द केस में। मतलब हमने गुड्स वापसी करे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स अगर वापसी हुए हैं तो परचेज रिटर्न बुक में आएंगे या सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे, जो भी केस हो। मतलब हमने वापसी करा है तो परचेज रिटर्न बुक में, कस्टमर ने वापसी करा है तो सेल्स रिटर्न बुक में। सही लिखा है। रीजन गुड्स आर रिटर्न्ड व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। ये बात भी सही लिखी हुई है, लेकिन उसके रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 9 सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल्स रिटर्न बुक में रिटर्न इनवर्ड लिखी जाएगी। सही लिखा हुआ है। रीजन परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स बोथ रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। सर परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड लिखी जाती है, रिटर्न इनवर्ड नहीं। तो इसलिए रीजन गलत हो गया, रीजन गलत हो, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। 10 पर आ गया सर। ट्रांसफर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। ट्रांसफर एंट्री उसे कहते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली हो गई, साल के एंड में जो हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स को, क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं इनको। रीजन जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सब्सिडियरी बुक। उसी का एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफर एंट्री, जिसके लिए स्पेशल बुक नहीं होती, क्लोजिंग एंट्री होती है। ये स्टडी पर आ गई जी, हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Where will the transaction of 1st of May recorded? May 1st की ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, तो पढ़ते हैं जी क्वेश्चन ऊपर से। 1st May में क्या हुआ था? थर्ड लाइन में लिखा हुआ है on 1st May he purchased goods worth 12,000 rupees and paid it by check। तो ये हुआ था सर। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कैश कॉलम, बी कह रहा है बैंक कॉलम, सी कह रहा है डिस्काउंट विद आउट ऑफ कोर्स हो गया, पुराना कोर्स हो गया, डी कहता है पेटी कैश बुक। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। पेमेंट हमने चेक से करी है, इसलिए बैंक कॉलम में लिखा जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन में चेंज करता हूं मैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं, थर्ड लाइन पे आ जाओ वापस। ऑन 1st May ही परचेज्ड गुड्स वर्थ 12,000 फुल स्टॉप। अब क्या आंसर दोगे? अब कैश वाला। तो 11th क्लास में सर प्रोप्राइटरशिप है, सारी पेमेंट और रिसीट हम प्रेज्यूम करते हैं कि कैश से। 12th क्लास में बदल जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर आगे, द ट्रांजैक्शन ऑन द 15th May विल बी रिकॉर्डेड इन। देखिए 15 मई को क्या हुआ, ये हमें दिख रहा है जी, ऊपर से करीब 8th लाइन है। ऑन 15th May फ्रॉम राशि ही परचेज गुड्स वर्थ 10,000 at a discount of 20% and sold it to Juhi at a profit of 25%. Both the transactions were on credit. तो सर हमने जर्नल उधार में गुड्स खरीदे हैं 15th May को और उधार में ही गुड्स बेचे, तो परचेज बुक और सेल बुक इन दो जगह आएगा। गुड्स ही बेचे हैं ना, गुड्स ही खरीदे, सही। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी। डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट भी ये मुझे बताओ, जो डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? आंसर चेंज करें, ऑप्शन नंबर ए को कट करके लिख दें सी एंड डी। हाँ परचेज भी तो करिए। 15 मई को गुड्स परचेज भी करे हैं, 15 मई को गुड्स सेल भी करे हैं, तो परचेज वाली ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएगी, सेल वाली ट्रांजैक्शन सेल बुक में आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों सही है। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर, ये आंसर दे रखा, ठीक कर लेंगे उसको, सी एंड डी बोथ। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए सर, कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी डेट पर है? कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं सर? तो कैश बुक के दोनों साइड रिकॉर्ड होगी। इसके दो ही एग्जांपल हैं, ऑफिस से पैसा बैंक में जमा करना या बैंक से पैसा निकाल कर ऑफिस में रखना। ढूंढनी पड़ेगी सर कहाँ हो रही है, पैसा निकाल रहे हो या पैसा डाल रहे हो बैंक के अंदर। फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है on 3rd of May for cash and deposited the proceed into bank over 10,000। पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। 3rd May को सही हो गया जी आंसर। 26 में भी तो हो सकता है। 26 में पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन 26 पढ़ें जी 26 May को। ऑन 26 में नीचे से 5th लाइन है करीब, he withdrew 5,000 for office use। सर एक बैंक तो ऑफिस में निकाल दिया और हो सकता तो घर से लाया हो, वो तो कैपिटल होगी ना, विड्रॉ को रेट को बैंक थोड़ी वो तो भाई एडिशनल कैपिटल लोग ना। ऑप्शन नंबर ए एंड सी कर लीजिए यहाँ पर। 26 तारीख में भी पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल है, सही कह रहे हैं आप। ए एंड सी आंसर आएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी हम। द ट्रांजैक्शन वेयर he gave cash to his nephew will be recorded as a dash in the cash column of the cash drawing। सर अपने भांजे को पैसा दिया जा रहा है तो ड्राइंग से ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेटी कैश बुक, और ये हमें आंसर देने हैं। बिना पेज पलटे मुझे बताओ कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। बिना पेज पलटे मुझे बताइए इंटरेस्ट अमाउंट कितना। कौन बच्चा बता पाएगा, देखते हैं। 9 to 5 10,000। देखिए जी, मान लीजिए 5,000 रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट है फॉर एग्जांपल, तो पेटी कैश को इसमें पूरा हफ्ता चलाना। पूरे हफ्ते में उसके खर्च हुए 3500 और उसके पास बैलेंस बचा 5500। ठीक, अब जब वो हिसाब देगा हेड कैशियर को, तो हेड कैशियर पेटी कैश को कितने पैसे देगा? 3500 रुपीस देगा। जितना खर्च हुआ उतनी पेमेंट मिलती है, तो 1500 रुपए तो उसके पास है ही, 3500 रुपए और मिल जाएंगे, वापस से वही अमाउंट बन जाएगा।
समझ में आ रही है बात? Yes. तो जितना पैसा हमारे पास है प्लस जितना रिइंबर्समेंट हमें मिला वो टोटल ही तो होता है इंटरेस्ट अमाउंट। क्वेश्चन में ये वाला अमाउंट दे नहीं रखा, ये दे रखा कि कितना पैसा हमारे पास है और कितना रिइंबर्समेंट मिला, टोटल करके तो निकलेगा इंटरेस्ट अमाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टार्टिंग में कि 750 रुपीस हमारे पास पहले से हैं और हेड कैशियर ने हमें 9250 दे दिए, तो मतलब वापस से 10,000 रुपए बन जाए, इसीलिए दिए 9250, 10,000 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। किसी की पेमेंट हो उतना ही होता है, मतलब reimbursement। हाँ, ना एक्सपेंस उतना रिइंबर्समेंट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड बाय द पेटी कैशियर अंडर द इंटरेस्ट सिस्टम? 10,000। 10,000 रुपीस सही है सर, अभी टोटल करा था। क्वेश्चन नंबर 2, डैश शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कन्वेंस एंड नॉट इन द वेजेस कॉलम ऑफ द एनालिटिकल पेटी कैश बुक। वेजेस में नहीं होना चाहिए था, कन्वेंस में होना चाहिए था, ढूंढो। बस बस पे हाँ, और जो फरवरी 5 में पढ़िए एक बार, फरवरी 5 में लिखा हुआ है बाई बस फेयर, तो बस का किराया दिया है तो वो कन्वेंस का खर्चा है, वेजेस का खर्चा नहीं है। तो फरवरी 5 जो है, जो बस फेयर है वो आंसर, इसलिए उसमें मिस्टेक है, तो ये आंसर आ गया बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, डैश वाज द अमाउंट पेड फॉर राइटिंग पैड एंड रजिस्टर ऑन 26 ऑफ फरवरी? 900 रुपए। कितना आसान है, तो बुक में से मतलब Yes, sir. लिख रहा है साफ साफ। फोर्थ क्वेश्चन, डैश अमाउंट विल बी गिवन टू द पेटी कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च बाय द मेन कैशियर? टोटल खर्चा कितना हुआ है इस महीने? 9600। कितने पैसा मिलेगा फिर उसको? 97। सी ऑप्शन, जितना एक्सपेंस उतने रिइंबर्समेंट। इजी है बिल्कुल। अगले में फिर 4 डेट दे रखी हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले कॉलम पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज फ्रॉम श्यामलाल एंड सन्स टू बी एंटर्ड इन द परचेज बुक? तो मे 1 में देखिए जी फटाफट से, श्यामलाल लिखा हुआ है 100 मीटर 200 रुपए के रेट से, 80 मीटर 500 रुपए के रेट से, टोटल जो आए उसमें 20% माइनस कर दो, फटाफट सॉल्व करो, कितना आया जी? पहले वाला आ गया 20,000, सर लिए कितने? So 56 क्या लिए कितने? ये लिए कितने हैं सर? 100 मीटर के किलो 100 क्वांटिटी तो है। 100 मीटर कपड़ा लिया 10 रुपए मीटर के हिसाब से, तो 20,000 रुपए कपड़ा हो गया। और 80 into 500 ये हो गया 40,000। टोटल सामान हमने लिया 60,000 का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, और ये सामान हमने लिया 48,000 का। ऑप्शन नंबर डी सही है जी। नोटिंग करते रहें, ये तो क्वेश्चन के आगे नोट कर लो। यहाँ पे 200 पर मीटर लिखा है ना, उसके आगे 20,000, 500 पर मीटर के आगे 40,000, टोटल लिख लो 60,000, और डिस्काउंट के सामने 12,000 माइनस कर दो तो बच जाएगा 48,000। नोटिंग करने में कंजूसी ना करें। अब इस चैप्टर का टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा जी, डेट टाइम आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है हमने चेतन प्रसाद को? चेतन प्रसाद ने दिया है 5,000 का दिया है। अरे रुक जाओ, इतना आगे नहीं, मे 12 में पढ़िए फटाफट। चेतन प्रसाद लिखा हुआ है सर 50 into 600, ये हो गया 30,000। 40 into 250 20,000। 10,000, टोटल हो गया 40,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 4,000 हो गया ट्रेड डिस्काउंट। कितना आना? 36 नहीं, डिस्काउंट का अमाउंट पूछा हुआ है, डिस्काउंट का अमाउंट पूछा हुआ है, 4,000 आ गया। सर गिवन 2 लिखा हुआ है, हमने दिया तो ना, हमने तो दिया है। हाँ गलत है, गिवन टू नहीं होना चाहिए, रिसीव्ड फ्रॉम होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पर आगे सर हम, व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक? मई 22 की बात है सर, ये जो नाम दिया मई 22 में, परचेज बुक में कितना आएगा? टोटल करें सर फटाफट से, 600 into में 100, ये हो गया 60,000। रेट डिस्काउंट लेस कर दीजिए इसमें से,
कितना परसेंट है? 15% है, तो ये हो गया 9000, टोटल आ गया 51,000। परचेज बुक के अंदर अगर जीएसटी है तो जीएसटी का अलग कॉलम बनता है, अगर किराया है, फ्रेट है तो उसका अलग कॉलम बनता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सिर्फ परचेज बुक वाला बताओ, तो यही आंसर आ गया 51,000। हमें इसमें अब इसमें फ्रेट ऐड नहीं करना है, क्योंकि फ्रेट का अलग कॉलम बनता है परचेज बुक के अंदर, जीएसटी का भी अलग कॉलम बनता है। फोर्थ क्वेश्चन सर, व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक फॉर चेतन प्रसाद? 36 अच्छा, B12 में दोबारा वापस आ गए हैं। गुड्स 40,000 के थे, 10% डिस्काउंट 4,000, तो 36,000 का हमने अमाउंट लिखेंगे। चलिए यहाँ तक करते हैं।